हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमसीसी भोपाल के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, आज हम बात करेंगे 15 अप्रैल 2021 में जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है फर्स्ट एंड सेकंड बैच। तो जिस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे गए, तो काफी सारे स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया, व्हाट्सएप में टेक्स्ट भी आया और क्वेश्चन का कलेक्शन भी आया। किसी ने कुछ क्वेश्चन दिया, किसी ने कुछ क्वेश्चन दिया कि सर इसका हमें आंसर चाहिए। तो उन्हीं सारे क्वेश्चनों का कलेक्शन कर मैंने एक शानदार सेशन आज आपके समक्ष लेकर आया है, जिसमें 10 से 12 क्वेश्चन जो मुझे प्राप्त हुए हैं बच्चों के द्वारा, वही क्वेश्चन का आज मैं सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो सभी लोग वीडियो को बिना उसके लास्ट तक देखिएगा। और कोई भी एग्जाम जैसे कोई भी स्टूडेंट है, उनका यदि पेपर अभी रह गया है एनटीपीसी का, तो बिना वीडियो देखे आप एग्जाम देने ना जाएं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड हो रहे हैं। क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, ये चीज आपको ही पता है, बहुत सारे बच्चे इसमें एब्सेंट होते हैं एग्जाम देने। यदि मान लीजिए कि 60 बच्चे के लिए एग्जाम की सीटिंग की गई है, तो उसमें अप्रॉक्स मैं जो एनालिसिस किया है, जो मैंने बच्चों से जानकारी लिया, उसमें 10 से 15 बच्चे आ रहे हैं। इसका मतलब आप मान लीजिए कि सिलेक्शन आपको बिल्कुल आसानी से हो सकता है। तो गाइस, जुड़े रहिएगा और वीडियो को बिना उसके लास्ट तक देखिएगा। आज का जो सेशन है बहुत धमाकेदार सेशन है और हो सकता है कि आपके लिए कुछ आगे का कैरियर बना सकता है। तो जुड़े रहिएगा। और यदि कोई मेरे इस YouTube चैनल पर नया है, तो प्लीज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, यदि आप के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ, छोटा सा सब्सक्राइब तो बिल्कुल बनता है ना गाइस। तो एक छोटा सा सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और सेशन पसंद आता है तो अपने तमाम दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो लीजिएगा, क्लास स्टार्ट करेंगे हम। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था एनटीपीसी 2021 15 अप्रैल की शिफ्ट में, तो ये था कि 30 किसी काम को 16 दिन में करते हैं, तो 20 आदमी उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। जब मैंने क्लास लिया था टाइम एंड वर्क की, तो उसमें बताया था m1d1 is equal to m2d2। एक ऐसा फॉर्मूला बताया हूं, आपको यदि ध्यान हो, जिसने मेरी क्लास लिया है टाइम एंड वर्क की, तो m1d1 is equal to m2d2 ये फॉर्मूला बताया था। सिंपल सा बात है। m1 इसका मतलब फर्स्ट पोजीशन में कितने व्यक्ति लगे थे, 30 व्यक्ति थे, और इसने 16 डेज में वर्क कंप्लीट किया, फिनिश किया। इसी प्रकार m2 इसका मतलब 20% थे, कितने दिन में काम पूरा किया, यही चीज हमें फाइंड करना है। बिल्कुल सिंपल सा, एक जीरो से मैंने एक जीरो काट दिया, 2 से काट दिया 8 बार, तो इसका मतलब d2 की वैल्यू आ गई 8 या 24 दिन। तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर था, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन बन गया होगा। उम्मीद है कि सभी को क्लियर समझ में आ गया होगा। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही ऑप्शन है। लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। किसी संख्या n को 6 से भाग देने पर शेष 5 आता है, यदि 9n को 6 से भाग दिया जाए, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन था, बहुत मजेदार है। और जिसने नंबर सिस्टम की मेरी क्लास नहीं अटेंड किया है, तो दोस्तों मैं नंबर सिस्टम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन से जाके नंबर सिस्टम की कंप्लीट क्लास देखें। ये सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने वहां पर पूरा डिटेल समझाया हुआ, तो जीरो लेवल से जीरो टू हीरो लेवल। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन में जब इस टाइप से क्वेश्चन आता है, तो n को 6 से यदि भाग दे रहे हैं, तो 5 शेष बच रहा है। तो यदि 9n को 6 से भाग दिया जाए तो कैसे करेंगे। तो 5 शेष बचा है, जब हमने n में डिवाइड किया है, तो 9 इंटू 5 करते हैं और उसमें हमको 6 का डिवाइड दे देते हैं। तो 9 गुना होता है 45, 45 बटे 6, 6 7 42, इसका मतलब बच गया आपके पास 3। तो रिमाइंडर कितना बचा गाइस, 3। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का आंसर भी आप बहुत इजीली तरीके से निकाल पाए होंगे कि जो शेष बचा है उसी में यहाँ n था, n में डिवाइड किया तो 5 बचा था, तो हमने 9n में इसमें क्या कर दिया, 9 के साथ हमने 5 का मल्टीप्लाई करा, यानी गुणा किया, तो आ गया 45, और उस 45 में 6 का डिवाइड किया, तो क्या शेष बचा। इसमें बोला 9n को 6 से डिवाइड करने पर शेष यानी रिमाइंडर क्या बचता है। तो इसमें हमने देखा कि 45 को 6 से डिवाइड करता हूं मैं, तो क्या शेष बचता है गाइस, 3 शेष बचता है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। तो उम्मीद है कि दोनों क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे भी क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि आरआरबी एनटीपीसी 15 अप्रैल की शिफ्ट में दोनों शिफ्ट में पूछे गए, जो मुझे प्राप्त हुए हैं। तो लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में ला रहा हूं। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है 13,400 रुपए, तो 4% प्रॉफिट कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा। यानी कोई वस्तु है जिसका मूल्य दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, यानी क्रय मूल्य दिया है 13,400 रुपए। यदि उसको हमें
4% प्रॉफिट कमाना हो तो कितने में बिकेगी वस्तु? सिंपल सी बात है कि आप या तो इसका 4% निकाल के इसमें ऐड कर दें, क्योंकि कॉस्ट प्राइस आपने खरीदा था 13,400 रुपए की, यदि आपको 4% का प्रॉफिट कमाना है तो इसका 4% इसमें ऐड करना होगा, तो वही हमारा क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो वस्तु जो बिकेगी वो सेलिंग प्राइस दिखाएगा। तो कैसे निकालेंगे? या तो आप ऐसा निकाल सकते हैं 13,400, हमें इसमें कमाना 4% का प्रॉफिट, इसका मतलब 104% अपॉन 100, इसको सॉल्व कर देंगे तो 13,936 रुपए। ये तो फर्स्ट टाइम हो गया। आप ऐसे सिंपल कर सकते हैं कि 13,400 रुपए में यदि हमें 4% प्रॉफिट कमाना है तो 13,400 रुपए अपने आप का 100% होता है, उसमें 4% प्रॉफिट कमाना हो तो 104% हो जाता है। तो 104 बटे क्या हो जाएगा? 100। तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट किया, 134 को 104 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 13,936। तो इसका मतलब डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। सेकंड टाइप इसको ऐसा भी आप कर सकते हैं कि सर 13,400 का आपने निकाल लिया 4%, 13,400 का 4% आप निकाल लो तो कितना आ जाएगा? 536 रुपए, और इस 536 को यहाँ पर इस वाले नंबर में आपको जोड़ देना है तो आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगी 13,400 प्लस 536, इसका मतलब आ गया आपका 13,936। इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि दोनों टाइप में से जो भी टाइप आपको पसंद आया हो तो क्वेश्चन उसी टाइप से आप सॉल्व करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। एक टेबल का अंकित मूल्य 400 रुपए है, तो 10% की 2 लगातार छूट देने पर टेबल कितने में बेची जाएगी? ये जो क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के हैं, और ये भी आ गया आपके पास डिस्काउंट का। तो मैंने जिस भी व्यक्ति ने या जिस भी मेरे प्यारे स्टूडेंट ने जो मेरी क्लास प्रॉफिट एंड लॉस की लिया है या डिस्काउंट लिया है, तो मैंने उसे बताया हूं कि 10% की 2 लगातार छूट, तो इसका मतलब जब लगातार कोई भी छूट आती है तो उसे कहा जाता है मित्रों सक्सेसिव डिस्काउंट, यानी लगातार जो छूट रहती है उसे कहा जाता है सक्सेसिव डिस्काउंट। तो सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए सिंपल सी बात है कि यदि सक्सेसिव डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है? अंकित मूल्य पर दिया जाता है। अब अंकित मूल्य भाई होता क्या है, ये चीज भी आपको पता हो, तो यदि आप कोई भी वस्तु जब आप परचेस करते हैं तो आप देखना एमआरपी लिखा होता है, एमआरपी लिखा होता है, इसका मतलब होता है मार्क प्राइस। एमआरपी का मतलब होता है मार्क प्राइस, मार्क प्राइस इसका मतलब होता है उस वस्तु का अंकित मूल्य। तो कभी भी कोई भी डिस्काउंट किसी वस्तु पर उसके अंकित मूल्य पर दिया जाता है, और जब 2 बार दे दिया जाए, एक या एक से अधिक बार दिया जाए, एक बार दिया जाए तो उसे डिस्काउंट कहा जाता है, और जब एक से अधिक बार दिया जाएगा तो उसे सक्सेसिव डिस्काउंट कहा जाएगा। इसका मतलब क्रमिक छूट या लगातार छूट कहा जाता है, जो कि इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है। तो 10% की 2 बार छूट दे दिया, इसका मतलब मान लीजिए कि वह वस्तु का मूल्य 100% होता तो 10% छूट दिया तो वस्तु कितनी की होगी? 90% की होगी। क्लियर है? तो इसी प्रकार से 400 रुपए इसका एमआरपी था, उसमें एक बार 10% दिया तो 90% वस्तु का मूल्य बचा, दूसरी बार फिर 10% दिया तो फिर वस्तु का मूल्य कितना बचा? 90%। क्योंकि एक बार 10% देंगे तो जो मूल्य आएगा वो अपने आप का 100% होगा, और इसका फिर 10%, इसका मतलब 100 का फिर 10, इसका मतलब 90। तो जब भी ऐसा आता है तो ये हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी 400, इसका मतलब मार्क प्राइस इनटू डिस्काउंट फर्स्ट और डिस्काउंट सेकंड। 10% का 2 बार डिस्काउंट दिया गया, डबल जीरो से डबल जीरो मैंने कैंसिल आउट किया, यहां से इसको कैंसिल आउट किया, 9 नाम हो गया 81, और 81 में 4 का आप गुणा कर दीजिए, 4 एकम 4, 8 चौके 32, इसका मतलब 324, इसका मतलब बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यदि इसको समझ में नहीं आया तो उसके लिए मैं जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा तो उससे आप जाकर पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लें, या छोटा सा यहाँ पर इसके लिए फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ कि सेलिंग प्राइस आपको निकालना हो जब आपके पास मार्क प्राइस दिया हो, तो मार्क प्राइस इनटू डिस्काउंट फर्स्ट, डिस्काउंट फर्स्ट जो भी परसेंट दिया होगा, और डिस्काउंट सेकंड का जो परसेंट है, तो ये हमारा आंसर आ जाता है बिल्कुल। तो डिस्काउंट फर्स्ट भी 100 से माइनस किया जाता है, और डिस्काउंट सेकंड भी हमारा 100 से माइनस किया जाता है। जिसने ये हमारी क्लास कंप्लीट लिया होगा उसको ये फॉर्मूला कंप्लीट रखा होगा। तो उम्मीद है कि दोनों क्वेश्चन ये जो अभी दिया है मैंने स्क्रीन पर जो दिख रहा है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि जिसे समझ में नहीं आया है तो पर्सनली मुझे आप इस नंबर पर मैसेज करके अलग से भी अपनी जूम एप्स पर या गूगल मीट एप्स पर या किसी भी वीडियो कॉलिंग एप्स पर आप इसका डिस्क्रिप्शन और आसानी से ले सकते हैं। यदि किसी को नहीं समझ में आया हो तो
मैं बिल्कुल आपकी हेल्प के लिए ही बैठा हूँ, बिल्कुल आप टेंशन ना लें। कहीं पर भी कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और यदि कमेंट बॉक्स में भी आपको क्लियरेशन नहीं हो पाता है तो आप सीधे मुझे व्हाट्सएप करें, बिल्कुल मैं आपको उसका क्लियर आंसर और दूंगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम और आगे बढ़ते हैं, तो बने रहिएगा साथ में। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि एक साइकिल की कीमत 13,400 रुपए है, यदि 4% की हानि होती है तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। अभी इस टाइप का क्वेश्चन किया जिसमें 4% का प्रॉफिट हुआ था, सेम क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में रिपीट हो गया, बस केवल प्रॉफिट की जगह लॉस दे दिया। तो बिल्कुल सिंपल है, जैसा हमने उसमें किया था वैसे उसमें प्लस किया था, इसमें माइनस करेंगे। तो 13,400 रुपए यदि हमारे पास इस तरीके से बोल दिया जाए 13,400 रुपए में यदि 4% के भी लॉस हुआ है, हानि हुई है, इसका मतलब अपने आप का 100% होता है, तो अपने आप का जो मूल्य होगा वो 100% होगा। तो 4% का लॉस कर दो, इसका मतलब 96% उसकी कीमत बच जाएगी। तो 96% उसकी कीमत यदि बच जाएगी तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 12,864 रुपए, यानी जो विक्रय मूल्य होगा 12,864 रुपए उसका विक्रय मूल्य होगा। या फर्स्ट टाइम ये बताया था, उसमें अगले क्वेश्चन में भी ऐसे बताया था जो भी लास्ट में किया है, या ऐसे भी कर सकते हैं आप कि 13,400 रुपए का हम निकाल लें कितना 4%, डबल जीरो से डबल जीरो काट दिया, 536 आ गया। और इस 536 को यदि हम इसमें से माइनस कर दें तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 12,864 रुपए। इसका मतलब कौन सा आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन ये तो बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है, तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो खपत में कितने परसेंट की कमी करनी होगी जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे। तो दोस्तों इसके लिए मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन आया हुआ परसेंटेज का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी अपकमिंग एग्जाम में आने वाला है और आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैं परसेंटेज की कंप्लीट आपको लिंक दूंगा, तो उसे आप देख लें, जितने बार हो सके आप देख लें। कोई डाउट हो तो मुझे बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझे बताएं, और जहां तक हो सके तो उम्मीद है कि सारा कलेक्शन और सारा कंसेप्ट मैं आपको क्लियर कराने की कोशिश करूंगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आते रहते हैं, अपकमिंग एग्जाम में भी आएंगे और अभी जो एग्जाम चल रहा है उस पर भी आ सकता है। तो चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो खपत में कितने परसेंट की कमी होगी। तो इस टाइप की जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो मैंने इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला बताया हुआ था जब भी मेरी क्लास हुई थी। तो कमी या वृद्धि परसेंट यदि निकालना हो तो कमी या वृद्धि परसेंट, इसका मतलब जितनी कमी हुई है उसका परसेंट ऊपर और 100 प्लस। अब यहां पर यदि वृद्धि हुई है तो हमारे पास क्या होगा, खर्च में क्या करना पड़ेगा, हमें कमी करना पड़ेगा। तो कमी का परसेंट निकालने के लिए आर, और जितनी यानी जितना परसेंट का वृद्धि हुआ उसे ऊपर और जितना वृद्धि हुआ उसे 100 में जोड़कर यहां इनटू 100%। तो एक इस फॉर्मूले के माध्यम से इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत आसानी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा कैसे हमारे खपत में हमें कमी निकालना है। तो कमी का परसेंट कितने परसेंट का यहां पर वृद्धि हुआ, 20% की वृद्धि हुई है, और 100 प्लस 20 इसका मतलब 120 इंटू 100%। इस तरीके से निकालें, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट किया, 1/6 इंटू 100%, इसका मतलब 16 सही 2/3% इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। इसका मतलब सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो देखिएगा जिस तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया, इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में मैं इस परसेंटेज का कंप्लीट चैप्टर जो है उसका मैं लिंक दे दूंगा, उसमें और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा सारे कंसेप्ट और सारे फॉर्मूले के साथ। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे होंगे। तो समझ में आए तो बिना उसके वीडियो को बिल्कुल शेयर भी करते जाए और देखते भी जाइएगा, और यदि लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लेटेस्ट जो हमारे वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। तो लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये, 9 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 45% के बराबर है तो दर ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, और ये किसका है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का है। 9 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 45% के बराबर है तो दर हमें बताना है। चलिए मैं मान लेता हूं पैरामाउंट यानी मूलधन मान लेता हूं कि 100 रुपीस यदि हमारे पास क्या है, पैरामाउंट यदि है, तो 45% इसका मतलब 100 का 45 कितना हो जाएगा, 45। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट
मूलधन के 45% के बराबर, यानी जो साधारण ब्याज है 45% के बराबर। तो यदि मैंने मूलधन माना 100 रुपीज तो 45% इसका मतलब 45, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया हमारे पास 45 रुपए हो गया। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। तो फॉर्मूला आप लगा देते, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, कॉमन सी बात है। तो इसका मान 45 था, P का मान मैंने माना हो सपोज यहाँ पर 100 और R का मान नहीं पता, टाइमिंग का मान आपको दिया हुआ है 9 वर्ष की टाइमिंग है, इनटू अपॉन में क्या आ गया 100, 100 से 100 मैंने कैंसिल आउट कर दिया, 9 गुना कितना हो गया 45, इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 5%, इसका मतलब 5% का ब्याज दर इसमें लगा है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, एक बार फिर से समझिएगा, 9 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 45% के बराबर है, तो दर ज्ञात करना था। तो मैंने मान लिया कि मूलधन क्या होगा, भाई मूलधन का 45% बोल रहा है, तो पहले हमें मूलधन बताओ। तो मैंने मूलधन मान लिया, पैरामाउंट मान लिया 100 रुपीज, तो 100 रुपीज का 45% कितना होगा 45 रुपए, तो 45 रुपए क्या हो गया, ये साधारण ब्याज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। सिंपल इंटरेस्ट पता है, मूलधन मैंने मान लिया है, टाइमिंग मुझे पता है, तो दर हम निकालने के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, इस बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। तो 45 is equal to 100 into R into 9 upon 100, 100 से 100 ही कैंसिल आउट हो गया, 9 से काट दिए, 9 बना 45, तो R का मान आ गया हमारे पास 5%। R इसका मतलब क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यही हमें बताना था, दर, ब्याज की दर क्या है। तो दर कितनी है गाइस 5%, इसका मतलब ऑप्शन में डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। लीजिएगा अगला क्वेश्चन, 12 व्यक्तियों की औसत आयु 12 वर्ष है और उनमें से 11 व्यक्तियों की औसत आयु 11 वर्ष है, तो 12वें व्यक्ति की आयु क्या होगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, और औसत जिसने एवरेज मेरे पास अच्छे से पढ़ा है उसे बहुत आसानी से देख के से क्वेश्चन बन जाएगा। 12 वर्ष 12 व्यक्तियों की 12 वर्ष दिया है, इसका मतलब मैंने ये बताया था जब मैंने एवरेज का चैप्टर पूरा कंप्लीट पढ़ाया था बेसिक से, कि 12 व्यक्तियों की यदि आयु दी गई है आपके पास औसतन आयु 12 वर्ष, तो इनका आयु का योग कितना होगा 12 into 12, इसका मतलब 144 वर्ष 12 व्यक्ति की आयु का योगफल हो गया। यानी हम क्या निकाल रहे हैं, योग निकाल रहे हैं। तो 12 व्यक्ति की औसत आयु 12 वर्ष थी, तो उनका योग क्या हो गया 12 गुणा 12, इसका मतलब 144 वर्ष योग हो गया। इसी प्रकार 11 व्यक्तियों की औसत आयु 11 है, तो 11 व्यक्तियों की आयु का योगफल क्या हो जाएगा 11 गुणा 11, इसका मतलब 121 वर्ष। ये भी बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो हमें पता हो गया 12 व्यक्ति की आयु का योग 144 और 11 व्यक्ति की आयु का योग 121 है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, 12वें व्यक्ति की आयु बताना, ना कि औसत, 12वें व्यक्ति की ओनली आयु। तो 11 व्यक्ति की तो 121 हो गई, तो 12 कितना होगा, तो 144 में से 21 घटा दो तो बच गया 23 वर्ष। इसका मतलब जो लास्ट वाला जो 12वां व्यक्ति होगा उसकी आयु कितनी होगी गाइस 23 वर्ष। तो ऑप्शन इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन बहुत अच्छे से और क्लियर तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। तो लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन और भी लेते हैं। तो दोस्तों देखिएगा अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन कर लिया गया है कि 1/9 डिवाइडेड बाय 1/9 इनटू क्या है 1/9, ब्रैकेट में दिया है, फिर दिया है 1/9 और अपॉन में दिया है 1/9 प्लस 1/9। इसका मान हमें पूछा है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है, इसका मान हमें ज्ञात करना है, कैसे निकालेंगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। इसके लिए बोर्डमास का रूल्स आपको याद ही होगा, बोर्डमास का रूल्स याद ही होगा, जिसको नहीं है तो भाई समझ लें। एक बार छोटा सा मैं शॉर्ट में भी बता देता हूं। बोर्डमास मतलब होता है बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है, ऑफ वाला गुणा बाद में सॉल्व करना है, डिवाइड को फिर उसके बाद में सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई इसका मतलब गुणा उसको बाद में सॉल्व करना है, और उसके बाद में सॉल्व करना है जोड़ने वाले को एडिशन को, और फिर सब्ट्रैक्शन इसका मतलब घटाने। लास्ट में जो क्वेश्चन आएगा घटाने वाले को। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बी इसका मतलब ब्रैकेट। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है हम उसे सॉल्व करेंगे। तो यदि आप देखोगे सॉल्व करोगे तो डिवाइड वाला पहले सॉल्व होगा, तो ये वाला मान इससे कट गया तो बचा क्या 1 आया। तो 1 का गुणा जब 1/9 से होगा तो क्या आ जाएगा आपका 1/9 ही आ जाएगा। ब्रैकेट ओपन हुआ तो यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब गुणा का साइन होता है, 1/9 बचा हुआ है। बटे में भी ये वाला मान चल रहा है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 9, और जब ऊपर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2, इसका मतलब 2/9 आ गया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 9 नाम कितना हो गया 81 हो गया, 9 नाम कितना हो गया 81। और इसे हम क्या काम करते हैं ऊपर ले जाते हैं, जब ऊपर जाती है संख्या तो पलट कर चली जाती है 9/2, 9 नाम 81। तो आंसर आ गया हमारा एक, ऊपर तो 1 है और नीचे है 9 × 18। एक बार फिर से समझिएगा मैंने क्या किया।
सबसे पहले इसको इससे मैंने काट दिया, डिवाइड था तो 1 आया आंसर। 1 का जब इसके साथ गुणा हुआ तो 1/9 आया। 1/9 के बाद ये फिर गुणा में बचा हुआ है तो ब्रैकेट ओपन होगा तो 1/9 इंटू 1/9 आया। नीचे इन दोनों का मैंने एलसीएम लिया हर का तो कितना आ गया 9। जब सॉल्व करूंगा तो ऊपर कितना आ जाएगा 2/9। इसको जब पूरा कंप्लीट सॉल्व करेंगे, आप रफ में सॉल्व करके देख लें तो यहाँ देखिए हमने तो 9 नाम कितना होता है 81, तो 1/81 और इस 2/9 को मैंने ऊपर लाया। तो जब भी कोई संख्या ऑलरेडी बटे में होती है उसे जब ऊपर गुणा में लाया जाता है तो अंश का हर और हर का अंश हो जाता है। तो 2/9 था तो 9/2 हो गया। तो 9 से 9 नाम 81, तो यहाँ ऊपर 1 बचा और यहाँ बचा 9 और 2 का गुणा तो 9 गुना 18। तो इसका मतलब इसका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिल्कुल उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, किसी वस्तु को 5 लाख रुपए में बेचने पर 28% लाभ होता है तो 32% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने में बेचना होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस जब मेरा चैप्टर कंप्लीट हुआ था उसमें बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से मैंने बताया है कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। फिर से एक बार मैं बता देता हूं कि जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाते हैं तो 5 लाख रुपए आपने 5 लाख रुपए में कोई वस्तु बेचा तो 28% का उसे प्रॉफिट हुआ। 28% से प्रॉफिट बढ़ाकर हमें कितना कर देना है गाइस, 28% का जो प्रॉफिट है बढ़ाकर अब हमें 32% चाहिए। पहले 28% मिल रहा था, अब हमें कितना चाहिए 32%। तो इतना मिल रहा था, इतने में बेचने पर कितने परसेंट का लाभ हो रहा था, परंतु हमें 32% का लाभ कमाना, इतने से बढ़कर इतना लाभ हो जाएगा। ये आपका परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हुआ है। अब इन दोनों मानों को केवल आपको सॉल्व बस करना है। इन दोनों मान को जब आप सॉल्व करेंगे, पूरा कंप्लीट सॉल्व करेंगे, तो यहां से थोड़ा सा एक लॉजिक लगाइएगा। यदि 28% है तो जब भी कोई परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या फिर लॉस होता है तो हमेशा इस पर होता है 100% पर होता है। तो इस तरीके से यदि आप करते हैं तो बिल्कुल आपका आंसर गलत हो जाएगा, आंसर नहीं है। क्लियर? अब मैं बता देता हूं कि कैसे हम करेंगे। तो किसी भी वस्तु का मान हम मान लेते हैं उसका मूल्य कितना है 100% होता है और उसमें यदि मुझे 100% में 28% प्रॉफिट कमाना है, इसका मतलब उस वस्तु का मूल्य हो जाता है 128%। ये बिल्कुल सही विधि बता रहा हूं, ठीक है। इसी प्रकार यदि 32% प्रॉफिट कमाना, वस्तु यदि 100 रुपए की है, 32 रुपए आपको कमाना है तो वस्तु कितने बेचना पड़ेगा, 132 बेचना पड़ेगा। क्लियर है? तो इसी प्रकार 132% में वस्तु को हमें बेचना पड़ेगा यदि 32% का प्रॉफिट कमाना हो। तो मैंने मान लिया कि 100% किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस है, यानी वस्तु का मूल्य 100% है, तो 28% प्रॉफिट कब मिला, जब 128 की वस्तु बिकी, और 32% का कब मिलेगा, जब 132 की वस्तु बिकेगी। तो क्लियर है? तो 5 लाख में हमने देखा 128% का प्रॉफिट हो रहा था, परंतु हमें 132 का प्रॉफिट कमाना है, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट। इन दोनों मानों को यदि आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 5,15,625। ये क्वेश्चन आपके लिए घर के लिए छोड़ रहा हूं, मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएं कि ये जो इसका सॉल्यूशन है क्या ये बिल्कुल सही है या नहीं है। आप कैलकुलेटर की सहायता बिल्कुल नहीं लेंगे, पेन कॉपी से आप सॉल्व करें और मुझे बताएं कि ये जो मैंने आंसर लिखा है वो आंसर इसका सही है या नहीं है। तो 5156 क्योंकि इसका कैलकुलेशन मैंने अभी नहीं किया है, ये आप लोगों के लिए छोड़ा है। तो उम्मीद है क्वेश्चन ये भी बिल्कुल समझ में आ गया होगा। एक ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो क्वेश्चन कैसा लगा दोस्तों आज का ये सेशन? यदि पसंद आया होगा तो दिल से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि ऐसे एग्जाम के एनालिसिस और जो भी डिटेल्स में जो वीडियो आएंगे वो सबसे पहले आप तक मिल जाएंगे। तो देखिएगा जो आज मैंने जो भी कंप्लीट सेशन लाया था वो क्या था, 15 अप्रैल फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जो मैथ्स के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वही क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक ही चीज बोलना चाहूंगा, बार बार बोल रहा हूं कि बिना वीडियो देखे, बिना क्वेश्चन का पैटर्न देखे, अब जिसके आगे एग्जाम बचे हुए वो एग्जाम देने बिना वीडियो देखे ना जाए, क्योंकि कंपटीशन बहुत लो हो गया अभी की स्थिति में। 60 बच्चे की सिटिंग में 10 से 15 बच्चे सिटिंग कर रहे हैं। इसका मतलब आप बहुत आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे। बस केवल एक बार आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और सारे क्वेश्चन का पैटर्न समझें कि किस टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो अभी जो मैंने 10 क्वेश्चन लाया आज के सेशन में, तो आपने ये एनालिसिस किया होगा कि सर प्रॉफिट एंड लॉस से 4 से 5 क्वेश्चन 100% आ ही रहे हैं। इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और फायदेमंद चैप्टर है। सेकंड यदि मैं देखता हूं तो सेकंड 2 से 3 क्वेश्चन हमारे पास परसेंटेज के आए हैं। इसका मतलब परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस में आपको पूरी जी जान लगा के तैयारी करना है, जिसका भी आगे पेपर रह गया हो। तो दोस्तों जो एक छोटा सा सेशन मैंने आपके सामने लेके आया है वो आपके लिए बहुत फायदेमंद था, और यदि
लगता है कि फायदेमंद है तो अपने तमाम दोस्तों में शेयर भी करते जाइएगा मेरे इस चैनल को। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई यदि मैं आपको फ्री क्लासेस दे रहा हूं तो उसके लिए एक छोटा सब्सक्राइब जरूर बनता है, क्योंकि फ्री क्लासेस बहुत सारे बच्चे हैं तो सीन करने के बाद कोई मतलब नहीं उन्हें सब्सक्राइब से ना खुद से, क्योंकि भाई यदि आप कुछ चीज फ्री में यदि नॉलेज ले रहे हैं उसका आप कोई पेमेंट पे नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इस लॉकडाउन में जो फ्री क्लासेस जो मिल रही हैं तो कम से कम एक छोटा सा सब्सक्राइब जरूर बनता है। तो उम्मीद है कि सेशन पसंद आया होगा। तो ठीक है, आज के लिए पर्याप्त इतना, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में नए अंदाज के साथ में। सभी लोग अपने घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, बिना मास्क के अपने घर से बाहर नहीं निकलिएगा, क्योंकि वर्तमान में अभी जो कोविड की महामारी चल रही है बहुत घातक महामारी है और इसी कारण से आज हम अपने घर पर ऑनलाइन माध्यम से हम टीचिंग भी कर रहे हैं और आप लोग स्टडी भी कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि जल्द ही ऊपर वाले से हम प्रे कर रहे हैं सभी के लिए कि सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने घर में बैठकर ही अच्छे से अच्छी तैयारी करें, ताकि जो भी आने वाले एग्जाम होंगे उसमें आप सबसे पहले अपनी सफलता की नींव को आगे लाएंगे। तो थैंक यू गाइस, बाय बाय, सी यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।